आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। ये परफेक्शन आइज का करंट अफेयर्स है। और ये करंट अफेयर्स का वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या है 8 है। ठीक है। टॉपिक जो रहेगा हमारा अर्थव्यवस्था रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का विदेशी ऋण में वृद्धि हो गई है। ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा कि भारत का विदेशी ऋण में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी आधिकारिक डाटा के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2024 को 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है। तो जाहिर सी बात है वृद्धि हुई है तो पिछले वर्ष की तुलना में ही हुई होगी। तो 2023 में कितना था, तो 624.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब जाके 2024 में कितना हो गया, तो 624.1 से राइज होके कितना हो जाता है, 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है। तो हमारा जो विदेशी ऋण जो है बढ़ गया है। तो ये तो ठीक ही है, चलो। लेकिन अगर पूछा आपसे ये जाएगा से हमारा जो विदेशी ऋण जो बढ़ा है तो एक वर्ष की अवधि में टोटल कितना बिलियन की बढ़ोतरी की गई, तो क्या बताएंगे, 39.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि देखी गई। कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 39.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि देखी गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, वाह, मतलब विदेशी ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 19% से गिरकर 18.7% हो गया है। बाह्य ऋण मतलब विदेशी ऋण देश के बाहर से किसी स्रोत से उधार लिया गया धन है। विदेशी ऋण का डिफिनेशन क्या होगा, तो मतलब देश के बाहर से किसी भी स्रोत से अगर हम, ठीक है, उधार अगर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशी ऋण कहेंगे। जिसे उधार ली गई मुद्रा में चुकाया जाना होता है। ठीक है। तो जिस मुद्रा में हम लोगों ने उसको उधार लिया उसी मुद्रा में उसको चुका देते हैं। स्पेशली हम लोग अमेरिकन डॉलर में ही चुकाते हैं। इसे विदेशी वाणिज्यिक बैंक, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय भी संस्थाओं, कॉरपोरेट है, हाँ, आप जो देखेंगे भी ये जो कॉरपोरेट उधार जो लेता हम है लोग लोन थे वो किस भी किस से इंक्लूड लेते है। हैं, तो वाणिज्यिक बैंक से ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था बोल सकते हैं, आईएमएफ हो गया। और आईएमएफ के अलावा और कौन कौन सा है, विश्व बैंक है। ठीक है। एशियन बैंक्स हो गया। इन सबसे जो हम लोग उधार लेते हैं सबके सब एडीबी है, इसी में आता है। एडीबी ठीक, है। एडीबी है। आईएमएफ और विश्व बैंक तथा विदेशी सरकारों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो आपको इसमें याद ये रखना है से 2023 की तुलना में 2024 में हमारा विदेशी ऋण बढ़ गया है। और कितना बढ़ा है, तो क्या बताओगे आप लोग, कितना बढ़ा है, 39.7 बिलियन बढ़ गया है। ठीक है। ध्यान में रखना। बाकी ऊपर का डाटा मिस भी कर सकते हो ना, 663 था, एक 624.1 है और एक 663.8 है। ठीक है। एक भी याद रखोगे ना तो जोड़ घटा के आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। अब आते हैं, एमपीसीआई इंटरनेशनल द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ समझौता किया गया है। एनपीसीआई, एनपीसीआई क्या होता है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एवं रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने आपस में क्या किया, एक समझौता किया है। तो एनपीसीआई तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है ना, तो यस एनपीसीआई सर, इंटरनेशनल, हाँ, यही होता है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई यही कहते होता हैं। है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एवं रिजर्व बैंक ऑफ पेरू पेरू ने एक समझौता किया है। ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि नहीं सर, वो इंटरनेशनल दोनों पेमेंट अलग लिमिट, अलग है। हाँ, अच्छा, ये अलग अलग है। जी अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है। जैसे एनपीसीआई इसमें इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल पेमेंट जी। लिमिटेड भी इन्वॉल्व है और साथ में इसमें रिजर्व हाँ, बैंक ऑफ पेरू भी इन्वॉल्व है। ठीक आरबीआई है। भी। हाँ, हाँ, आरबीआई ऑफ बिल्कुल। तो रिजर्व यहाँ बैंक पे ऑफ पेरू। रिजर्व बैंक ऑफ पेरू इन्वॉल्व है, एनपीसीआई इन्वॉल्व है। एनपीसी भारत का पेमेंट गेटवे है। ठीक है। और बात करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये यूपीआई का जो पेरेंट जो हो गया ना वो कौन है, तो एनपीसीआई ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस साझेदारी का लक्ष्य क्या है, पेरू में यूपीआई जैसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को विकसित करना। तो पेरू का अपना कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, भारत का तो अपना पेमेंट सिस्टम है ना, हमने यूपीआई को डेवलप कर रखा है। तो ये साझेदारी जो एनपीसीआई के बीच में, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ पेरू और साथ में इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के बीच में जो समझौता जो हुआ है, तो इनका उद्देश्य क्या है, तो भाई साहब पेरू में जाके यूपीआई जैसा कोई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को, ठीक है, डेवलप करना है। और इससे पेरू दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन जाएगा जो सुविख्यात यूपीआई तकनीक अपनाएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म, यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है। तो ये पहला देश बन जाएगा पेरू दक्षिण अफ्रीका का, जो कि, तो इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है, पेरू का बैंक इन्वॉल्व है और साथ में इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड भी इन्वॉल्व है।
इस साझेदारी के उद्देश्य से पेरू के वित्तीय बुनियादी ढांचा को मतलब क्या करना, मजबूत करना है, और साथ में उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आर्थिक विकास को भी क्या करना है, मजबूत देना है, मजबूत करना। इससे क्या होगा, व्यक्ति को आपस में और साथ में व्यवसाय के बीच में जो भुगतान जो होगा, पेमेंट जो होगा, बहुत ही स्पीडली, काफी त्वरित से और सुविधाजनक हो जाएगा। यह नवाचार को बढ़ावा देगा तथा पेरू के भुगतान संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाने में भी सहायक होगा। तो इतनी कहानी हमको ध्यान में नहीं रखना है, बस हमको ध्यान में रखना है भारत अपना यूपीआई किसे देने जा रहा है, पेरू को रिजर्व देने बैंक जा ऑफ रहा है। पेरू को। अब पेरू जो होगा सिर्फ दक्षिण अमेरिका का पहला देश हो जाएगा जो कि भारत के यूपीआई को क्या करेगा, अपनाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना किसी देश को कोई ना कोई बैंक तो इन्वॉल्व होगा, तो पेरू का आरबीआई इन्वॉल्व है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। अब आते हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखी गई है। तो एक तरफ हमारे कर्ज भी, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, हालांकि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि देखी गई। ठीक है, तो अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। हमारी मुद्रा भंडार की बात करेंगे, ठीक है, कितना बढ़कर हो गया है, 683 बिलियन ठीक है। यूएस डॉलर। ये नहीं, ये अभी जो है सो ये नहीं, ये मैं अभी विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 651.5 बिलियन डॉलर के साथ भारत विदेशी विनिमय भंडार अब तक का सर्वाधिक स्तर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, सर हाँ, ये फॉरेन तो एक्सचेंज रिजर्व हो गया। लेट डेटा है, अभी रिसेंट का डेटा है अब सर, अभी 683 रिसेंट हो का गया। कितना है, अभी 683 है। 683 हो गया था जी सर। हाँ, अब ये पिछले बार में मैक्सिमम को टच किया था, फिर अपना ही रिकॉर्ड टूट के फिर से मैक्सिमम को टच कर गया, तो इस 683 वाला सही होगा। ठीक है, 653 इंटीरिया जो, छह सौ अरे जो भी तिरासी होगा वो अभी देख का डेटा लीजिएगा, है। कितना है देख लीजिएगा। ये आपसे पूछेगा, मैंने इसे भारत के ये से पूछेगा क्या शामिल किया जाता है, मैं बता रहा हूँ ना प्रश्न क्या पूछेगा। ये आपसे नहीं पूछेगा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या के मतलब कितना है, पूछेगा सीधे विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है, वो नीचे दिया हुआ है, वो मैं बताता हूँ वो कैसे पूछता है प्रश्न। ठीक है, अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है तो ही आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, व्यापार करने के लिए आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। जब हमारे यहाँ आर्थिक नीति नहीं आई थी 1991 से पहले, तो उस समय हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, हमारे पास जो ट्रेड करने के लिए 1 से 2 दिन का ही मतलब विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। काफी हमारी स्थिति जो थी काफी खराब थी, तो हम लोगों ने अपना सोना को मतलब क्या रखा था, गिरवी रखा था। व्यापार, रिमिटेंस और विदेशी निवेशकों में सकारात्मक परिवर्तनों से भारत के बाह्य उद्योग को पर्याप्त मजबूती मिली है। माइक बंद कर लीजिए। भारत के विदेशी विनिमय भंडार में 4.837 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 31 मई 2024 को, ठीक है, 651.51 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तो ये 31 मई की डाटा है, तो अभी तो लगभग 6 महीना से ज्यादा हो गया ना, तो जाहिर सी बात इसमें बदलाव भी आया होगा। 689 दिखा रहा है सर। हाँ होगा, देख लीजिएगा आप लोग। आप देखेंगे एसडीआर, एसडीआर का मतलब क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट। बिल्कुल, तो एसडीआर में भी 17 मिलियन डॉलर की कमी आई और यह 18.118 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। 2023-24 की चौथी तिमाही में सेवा निर्यात में पार की वृद्धि दर्ज की गई और अवधि के दौरान निवल सेवा 9.3 दर से बढ़ा। तो ये सब हमको याद नहीं करना। विदेशी मुद्रा भंडार में आते क्या क्या है, सो आप हमको जरा बता सकते हैं, बताइए क्या क्या आता है इसमें। सर गोल्ड आता है, फॉरेन फॉरेन करेंसी आता है, एसडीआर आता है, एसडीआर आता है। ठीक है, एसडीआर आता है, बिल्कुल, गोल्ड आता है, ठीक है, और फॉरेन करेंसी आता है। ठीक है, एसडीआर में कौन कौन से करेंसी शामिल है, यूएसए का डॉलर, चाइना का रुपी और पॉन्ड ठीक है, है, उसके बाद में यूरो है। बिल्कुल ठीक है। आपके इसमें चाइना के कौन सा करेंसी क्या बताएंगे वहां पे, युआन का। RMB, ठीक है, युआन नहीं, अब RMB लिखा रहेगा। ठीक है, तो गोल्ड आ जाता है, एसडीआर के जो करेंसी आएंगे, फॉरेन करेंसी सब इसमें आते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले आप हमें ये बताओ, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है, चाइना। यूएसए। चाइना है। ठीक है, चाइना है। ठीक है, ध्यान में कुछ समय के लिए यूएसए आया था। ठीक है, और फिर मतलब चाइना आ गया। ठीक है, 36 बिलियन डॉलर है यूएसए के साथ सर। यूएसए कुछ समय के लिए बना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन फिर से चीन उसको टेक ओवर कर लिया। लेकिन अगर बात करें हम सबसे अधिक इंपोर्ट किसको करते हैं, तो क्या बताएंगे, यूएसए यूएसए को करते हैं। ठीक है, हाँ,
कितना माइक इको करता है समझ में नहीं आता, ठीक है। ध्यान थोड़ा रखें, सा मई फर्क है 2024 दोनों में में, यूनाइटेड चाइना और किंगडम की बात यूएसए करें, में। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। इससे पहले ये स्थान किसका था? चीन का था, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मई 2024 में हम सबसे ज्यादा निर्यात किसको करते हैं? तो ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा निर्यात हम लोग अमेरिका को करते हैं सबसे। उसके बाद आपको ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई कहते हैं। उसके बाद नीदरलैंड है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 4 नंबर पे और 5 नंबर पे चीन है। मतलब हम इनको सामान देते हैं। और अगर हम लेने की बात करेंगे तो सबसे अधिक लेते किससे हैं? मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किसका ट्रेड होता है? चाइना से, ठीक है। और अगर हम वो देने की बात करेंगे तो हम किनको देते हैं सबसे अधिक? ठीक है, यूएसए। निर्यात किनको करते हैं? देना का मतलब निर्यात। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जब हम व्यापार करते हैं, ट्रेड प्लस में होते हैं या फिर ट्रेड डिफिसिट में होते हैं, क्या बताएंगे? प्लस में होता है। यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लस में होता है, लेकिन इनके साथ मेरा डिफिसिट हो जाता है, ठीक है। बाकी सबके साथ प्लस में है, लेकिन इनके साथ मेरा क्या होता है? ट्रेड डिफिसिट है, ठीक है। तो चौथा नंबर का सबसे बड़ा हमारा निर्यात पार्टनर कौन बन गया है? ठीक है, यूके। ध्यान में रखेंगे, यूके बन गया है। और हम लोग चाइना से एक कदम और भी पीछे आ गए, ठीक है। 5वां नंबर पे चाइना है, ठीक है। ध्यान में रखना क्या क्या हम लोग देते हैं यूके को। तो निर्यात में मशीनरी हो गया, खाद्य कॉटन। सामग्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरी हो गया, लोहा एवं इस्पात, ठीक है। ये सब हम क्या करते हैं? इनको देते हैं। बधावन में बनेगा ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट, ठीक है। बधावन कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है। ध्यान रखें, महाराष्ट्र के बधावन में क्या बनने वाला है? ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में, पालघर जिले के दहानू तालुका में स्थित बधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण पे अपनी स्वीकृति दे दी है, ठीक है। तो ये ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट जो है बधावन में बनने जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब जिला की बात करेंगे, कौन सी जिला है? तो क्या बताओगे? पालघर। कौन सी जिला है? पालघर है, ठीक है। पालघर। और ये ध्यान में रखना, इसके लिए जो लागत की बात करेंगे तो 76,200 करोड़ रुपए की लागत। ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखें बधावन आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, यही आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे इस किस योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है ना, तो पीएम गति शक्ति, ठीक है, पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के साथ संरेखित इस परियोजना का उद्देश्य भारत की विदेशी व्यापार क्षमताओं तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अब बधावन बंदरगाह का निर्माण बधावन बंदरगाह परियोजना लिमिटेड के द्वारा ही किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बधावन कहाँ पे पड़ता है? तो आपको महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, सर ग्रीन अर्जेंटीना ने, फील्ड और ब्राउन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट बताइए। ग्रीन फील्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है, इसलिए दिया हुआ है। नहीं अच्छा, सर, इसका कुछ है ग्रीन क्या अलग फील्ड में से? क्या होता है? मतलब कि स्क्रैच से ग्रीन फील्ड बनाते में हैं और स्क्रैच से बनता ब्राउन है। फील्ड मतलब कि जो एग्जिस्टेड होता है उसको ही अपग्रेड करते हैं। जी अच्छा, मतलब ये नए तरीके से बनाने वालों को ग्रीन फील्ड बोलते हैं ना? जी सर, बिल्कुल ग्रीन फील्ड स्क्रैच से मतलब बनेगा। स्क्रैच से बना रहे बिल्कुल अच्छा, नया, ठीक। और ब्राउन फील्ड जो बना हाँ, तो ग्राउंड फील्ड ग्रीन फील्ड, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये आपको बताओ ना, लिथियम ट्रायंगल है, ठीक है। तो किस किस देश में आपको लिथियम ट्रायंगल आपको मिलने के एबीसी देखने को मिलता है, बताइए। सर, एबीसी अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू। बिल्कुल ठीक है। चिले, तो बोलीविया, अर्जेंटीना अर्जेंटीना। है, ठीक है, बोलिविया है और चिली है, ठीक है। ये ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर बोलिविया, सी फॉर चिली, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? तो लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये सबके सब दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी है ना सब। यस सर। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिथियम ब्लॉक की खोज की गई। कहाँ पे लिथियम ब्लॉक की खोज की गई? तो क्या बताएंगे? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड अर्जेंटीना में लिथियम कलाक लिखा हुआ ब्लॉक की तलाश कर रहा है। इस कार्य के लिए एक अमेरिकी कंपनी भी उनका सहयोग कर रही है। इसका उद्देश्य लिथियम धातु की आपूर्ति को सुरक्षित रखना। यह प्रयास अमेरिकी नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी के तहत भारत का सदस्यता का अंग है। भारत ने 2023 में सदस्यता ग्रहण की थी। इसका लक्ष्य जीरो कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मतलब एक ग्रुप बना है जिसको लीड अमेरिका कर रहा है, जिनका उद्देश्य क्या है? दुनिया के विभिन्न कोना में जाकर लिथियम को ढूंढना, ठीक है। ये लोग लिथियम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? अर्जेंटीना में ढूंढ रहे हैं। भारत की तरफ से कौन सा कंपनी है जो कि अर्जेंटीना में लिथियम ढूंढ रही है? कोल इंडिया, ठीक है। और लिथियम ट्रायंगल आपको ध्यान में रखना है, एबीसी। अर्जेंटीना, बोलिविया और सी फॉर चिली, ठीक है। भारत में लिथियम कहाँ कहाँ पे मिला था? दो जगह पे मिला था ना लिथियम,
जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। और राजस्थान में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी और साथ में राजस्थान में भी, ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र से होने वाले निर्यातों में वृद्धि दी गई है, ठीक है। सेज में होने वाले निर्यातों में 4% की वृद्धि हुई। ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में 1/3 भाग का योगदान, 33% का लगभग योगदान है सेज के क्षेत्र। और सेज का कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, किस देश का ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सेज का, स्पेशल चाइना। इकोनॉमिक जोन? बिल्कुल चाइना चाइना। का है, ठीक है। और भारत में जब ये किस प्रधानमंत्री के काल में सेज का थ्योरी आया था, कौन पीएम थे उस समय जिन्होंने सेज को मतलब काफी विस्तारित किया था? नरसिम्हा राव। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का। आई थिंक 2004-5 के आसपास भारत में सेज, उसी के 3-4 के आसपास भारत में सेज आया था, एक बार आपको देख लीजिएगा, ठीक है। 2 में तो नहीं मारा। देश, हाँ 2 में, तो उस समय भी वही पीएम होंगे, 99 से लेकर 4 तक। 4, मुझे तो 4 याद है, आप ही लोग 2 बता रहे हो, 4-5 मुझे याद है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 5 तो में आया देश के था। विश हाँ, तो वही मैं 4-5 बता रहा हूँ, ठीक है। देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यात में 4.1% की वृद्धि दिखी गई और 2023-24 में इन क्षेत्रों द्वारा 163.69 बिलियन का निर्यात किया गया, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिन देशों का अधिकतम निर्यात करता है, ठीक है, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे, किन देशों को अधिकतम निर्यात करता है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो भारत में तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सर्वाधिक संख्या में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मतलब इन सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में भी 5 है। आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब इनमें कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में भी होगा, 5 से कम होगा इसलिए नहीं दिया है। अब उत्तर प्रदेश का 1-2 क्षेत्र का नाम जैसे बता सकते हो, जैसे किसी जो गुड़गांव वाला इलाका जो है, ठीक है, वो भी आपको सेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। बिहार में मेरठ, मेरठ वाला जो मेरठ कॉरिडोर वगैरह हो गया है, वो सब आता है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, केरल में, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कम से कम 5 सेज वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ध्यान सर जो रखना है। तो डिफेंस कॉरिडोर किया गया था, मतलब अनाउंस किया गया था यूपी गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट किया था यूपी में और तेलंगाना या तमिलनाडु में, वो भी सेज के अंदर ही शायद आएगा, हाँ, कुछ ऐसा डिफेंस नाम कॉरिडोर भी था। बनाया जा रहा है, यूपी में भी होगा डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है, में भी होगा, इसमें दिया भी होगा, ठीक है। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित एक विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्र को कहते हैं। इस क्षेत्र के आर्थिक कानून देश के सदस्य हिस्सों की तुलना में अधिक उदार होते हैं। मतलब यहाँ पे आर्थिक कानून उदार होते हैं, मतलब थोड़ा सा जैसे फैक्ट्री लगाना है, फिर कुछ भी ऐसा करना है, तो वो थोड़ा इजीली में लिबरल तरीके से हो सकता है। मतलब रेड टैपिज्म कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको यार, लाल फीताशाही, मतलब गवर्नमेंट का जो प्रोसेस वगैरह जो होता है ना, उसको करना थोड़ा आसान होता है। एकल गुजरात का सिंगल कांडला पोर्ट, की बात करेंगे। एकल खिड़की वाला होता है, मतलब एक ही खिड़की पे हाँ, सब सिंगल जाके विंडो क्लियरेंस सिंगल कहते हैं विंडो ना, पॉलिसी सिंगल होता विंडो है। क्लियरेंस कहते हैं। हाँ, ठीक है। गुजरात के कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना कब की गई थी? गुजरात के कांडला का 1965 में ही हो गई थी, ठीक है, ध्यान रख। वस्तुतः कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र एशिया में भी पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। अब कांडला जो है गुजरात में पड़ता है। किस प्रकार का बंदरगाह है कांडला पोर्ट, कैसा बंदरगाह है ये? जो आ रही है ज्वार। बंदरगाह। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दशक के अंत तक बात करेंगे, ठीक है, मतलब इस दशक के अंत तक। ज्वारीय मतलब क्या बोलते हैं इसको, ज्वारीय को यार इंग्लिश में? टाइडल क्या होता हाँ है? टाइडल, टाइडल, तो वही टाइडल बोलते पोर्ट है हैं। सर, टाइडल पोर्ट है। हाँ, दशक के अंत तक भारत वैश्विक तेल मांग में अग्रणी हो जाएगा, ठीक है। मतलब विश्व में जो तेल की जो डिमांड है उसमें हम लोग इस साल के दशक के अंत तक, डेट मीन 2030 तक की बात हो रही है, हम लोग टॉप पे जाने वाले हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक वैश्विक तेल की मांग करने वाले अग्रणी देश बन जाएगा। वर्तमान भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक एवं उपभोक्ता है। मतलब हम लोग तेल को आयात भी करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको ना क्या करते हैं ना, तेल जो कच्चा तेल जो बनाते हैं तो उसका हम लोग ना रिफाइन करके बेचते भी है, उसमें भी हमारा काफी अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड पेट्रोलियम लार्जेस्ट है प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, ठीक है।
और एजेंसी ने बताया है 2030 से लेके 2023 से मतलब 2013 से लेके 2030 के बीच तेल उपयोग बढ़कर 1.3 बिलियन बैरल हो जाने की संभावना है। तेल को सामान्यतः हम लोग बैरल से मापते हैं, तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं ये बता दीजिए जरा आप लोग। 159 लीटर समथिंग। 159 लीटर होता है, ठीक है। हाँ, आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो 159 हम लोग सबसे अधिक जो अपना जो करेंसी जो खर्च करते हैं, तो हम लोग क्या चीज पे खर्च करते हैं सबसे अधिक पैसे? काचा क्रूड ऑयल पे। बिल्कुल ठीक है, तो इसी पे हम लोग करते हैं। अपनी तेल रिपोर्ट अपनी तेल 2024 की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि 2023 से 30 की अवधि में भारत की तेल मांग चीन को पीछे छोड़कर अन्य किसी भी देश की तुलना में तीव्र से बढ़ेगी। वर्तमान में रूस, इराक और सऊदी अरब भारत में 3 प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। अभी सबसे ज्यादा तेल हम लोग किससे ले रहे हैं? रसिया से। रशिया रसिया से। क्यों ले रहे हैं रसिया से? क्योंकि रुपया रसिया महंगा सस्ता हो गया सर। सस्ता दे रहा है, ठीक है। इराक से रुपया भी लेते महंगा हैं, रहता है। हाँ, सऊदी से भी लेते हैं, रसिया हमसे ना थोड़ा रुपया वगैरह में पेमेंट वगैरह भी ले लेते हैं, ठीक है। पेमेंट ले रहा हूँ। हाँ, यही इसीलिए, ठीक है। तो ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी ईरान वगैरह से हम लोग नहीं खरीदते हैं, थोड़ा इशू चल रहा है, ईरान के ऊपर काफी अधिक प्रतिबंध वगैरह लगा रखा है अमेरिका ने, ठीक है। कमेंट भी तो किया है सर ईरान। हाँ, थोड़ा है, थोड़ा सा उसको जरूरत है, थोड़ा सा गाजा के साथ थोड़ा इंडिया सा को शामिल कर दिया है। थोड़ा सा वहाँ पे फंस गया है ना, वहाँ पे हम लोग थोड़ा वो बना दिया ना, क्या नाम है उसका, पोर्ट है जो चार बाहर पोर्ट थोड़ा बना दिए हैं, थोड़ा सा चाबहार यूरोप पोर्ट। को एक्सेस करने के लिए, थोड़ा चाइना को और पाकिस्तान को जो काउंटर करने के लिए, ठीक है। कौन सा पाकिस्तान में, कौन सा जो चाइना ने सीपैक विकसित किया, क्या नाम है उस पोर्ट का? ग्वादर पोर्ट, फादर ठीक है। ग्वादर है। तो ग्वादर को काउंटर करने के लिए थोड़ा सा हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। तो कुछ देश होते हैं ना जिनको ना तो क्या ही बोला जाए, ठीक है, तो वैसे दोस्त के साथ पता नहीं चल पाता उस देश के साथ किया तो किया, जैसे हो गया नेपाल, ठीक है, मालदीव, भूटान, ठीक है, इस सब देश का कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, और चाइना की वजह से इन सबको ना हम लोग को ना वो करना पड़ता है, नहीं तो इस सबको सर क्या ही मतलब किया जाए। चाबहार पोर्ट का कौन सा टर्मिनल है जो अभी मतलब इंडिया ने 10 साल के लीज पे लिया है, उसको शहीद रिन्यू एक भी कर टर्मिनल सकते तो हैं हम लोग? लिया है, ठीक है, 3 नंबर है क्या, कितना नंबर शहीद टर्मिनल है? बेहश्ती। नहीं सर, उसका कोई तो नाम है, वो नाम एक बार शहीद पूछा था बेहश्ती किसी नाम है, टेस्ट सीरीज में। शहीद बेहश्ती। हाँ हाँ सही हाँ, एक रही सर। टर्मिनल नाम है उसका, और क्या सर, जिसको अभी ट्रांसलेटर 10 साल के लीज के लिए दिया है ना। 10 साल का रिन्यू बेसिस पे है सर, वो रिन्यू होते बिल्कुल। रहेगा। हाँ, तो बस एक टर्मिनल को दिया है, चार बाहर पोर्ट, सर, जो लेकिन बनेगा टर्मिनल कब नहीं बनेगा उसमें बहुत सारा दिक्कत है। ठीक है, आगे देखते हैं, बातचीत होती रहेगी बीच में। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एडीबी देगा 170 मिलियन डॉलर देगा, ठीक है। कौन? एडीबी। एडीबी क्या होता है? एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे एडीबी? मनीला। मनीला में, ठीक है। तो एजेंसी एशियाई विकास बैंक भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है, ठीक है। हाल में ही स्वीकृत राशि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है, ठीक है। ध्यान में इसका लक्ष्य ये होगा सुनिश्चित करना कि भारत के सभी व्यक्तियों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। यह नीति आधारित है, इसका अर्थ यह हुआ कि नीतिगत ढांचे, कानून एवं सरकारी शासन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। तो इतना कहानी हमको ध्यान में नहीं रखना है। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कौन सी संस्था हमें लोन दे रही है, तो एडीबी से हमने लोन लिया है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्या नाम है इनका? पूर्वांचल सहकारी बैंक, सहकारी नॉट सरकारी, ठीक है। इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पूर्वांचल है तो जाहिर सी बात यूपी होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किस वजह से? तो इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव था, इसीलिए इस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। आप देखेंगे सहकारी बैंक के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। सहकारी बैंक छोटे वित्तीय संस्थान है, ठीक है, जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण और सुविधा देते हैं। इनकी निगरानी विनियम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है, मतलब इनको रेगुलेट कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ही। और ये बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के साथ साथ बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो कौन सा बैंक है, बैंक का नाम क्या है? पूर्वांचल सहकारी बैंक का लोकेशन कहाँ है? तो गाजीपुर में। कहाँ पे है ये? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। इसका लाइसेंस
रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान सर रखना है। इसमें होल होल कंट्रीब्यूशन मतलब किसी पर्टिकुलर बैंक का होता है या सेंटर स्टेट, और कैसे ये आरआरबी का है ना, रीजनल रूरल बैंक का, हम्म इसमें 35%, हम्म। 15%, और इसमें कुछ ऐसा है क्या? सहकारी का है तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें स्टेट का भी रोल होगा इसमें। ठीक है, हालांकि कोई भी बैंक हो, फाइनली अगर बात करेंगे तो उसके रेगुलेट तो आपको आरबीआई ही करेगी, लेकिन इसमें हो सकता है इसमें स्टेट का भी अपना रोल हो। देख लीजिएगा इसका, क्योंकि सहकारी संस्थाएं जो भी होती है ना उसमें स्टेट का रोल होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है। हालांकि बैंकिंग है तो बैंकिंग तो आपका सेंटर का विषय है, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं है इसके बारे में विशेष जानकारी, एक बार इसको चेक कर लीजिए। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था निकल कर आई है। और इसमें कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व है? जैसे एशिया पैसिफिक देश में आप किस किस देश को शामिल करेंगे? एशियन पैसिफिक देश में किस किस को शामिल करेंगे आप लोग? इंडो पैसिफिक में चाइना भी हो जाएगा। साउथ ईस्ट इंडो एशिया, पैसिफिक में पूरा चाइना साउथ थोड़ी ना एशिया, आता है। पहले वो 10 एशियन कंट्रीज इंडो साउथ ईस्ट पैसिफिक में चाइना एशिया। आता ही नहीं है। ठीक है, उनका बस बॉर्डर लगता है। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, ये सब आता है। ठीक है, यूडी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक तेजी से गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक है, भारत। तो रिपोर्ट के यूडी नहीं, वो अनुसार मूडी है। क्या? मूडी है मूडी होगा, सर। मूडी का रिपोर्ट होगा, सॉरी। हाँ, मूडीज। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार लेकिन लिखा हुआ इंडोनेशिया, वो जो भी फिलीपींस और भारत 2024 के पूर्वार्ध में विकास में अग्रणी देश बने रहेंगे। पिछले माह इस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि वर्तमान वर्ष में भारत की विकास दर 6.8, 2025 में 6.5, हाँ 2023 में भारत की सकल घरेलू वृद्धि दर 7.7 रहेगी। ठीक है, तो ये बताना है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? इंडिया। इंडिया। भारत बन गया। ठीक है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में आप देखोगे ना, ठीक है, जो है इंडो चाइना, कौन सा बोलते हैं यार, कौन सा है सागर, कौन सा है, क्या नाम है उसका सागर का, जो विवाद का कारण बना रहता है? चीन कौन सा? सागर। चीन सागर। दक्षिणी चीन साउथ सागर। चाइना ठीक है, सी। हाँ दक्षिण दक्षिणी चीन चीन सागर। सागर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसका नाम है ना साउथ चाइना सी, तो चाइना कहता है सब मेरा ही है, तो उस हिसाब से हिंद महासागर हमारा भी होना चाहिए। 11 9 डैश लाइन। 11 डैश लाइन। हाँ, 11 डैश लाइन विवाद है, किसके किसके बीच में है विवाद? 11 डैश लाइन। सर फिलीपींस, फिलीपींस, चाइना। मलेशिया, वियतनाम भी है इंडोनेशिया, उसमें, चाइना, जापान भी है। ताइवान, जापान भी था, बहुत सारा देश उसमें। ठीक है, जापान। अब आते देखेंगे, वर्ष 2034 तक भारत की अर्थव्यवस्था 9 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ठीक है, अभी भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर की है? 5 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, ये भी रिपोर्ट में थोड़ा सा है, लेकिन हाँ 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास 5 से होगी। कम है, 5 से कम। कम है, पाँच 3.5 है। के 5 अभी बहुत वॉल्यूम सही 6 होगी। में दिया ठीक हुआ है, है सर। वॉल्यूम 6 में, वॉल्यूम 7 में दिया हुआ है ये चीज। ठीक है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट जारी है स्टैनली की, मॉर्गन स्टैनली अभी की हुई रिपोर्ट के नहीं है, अनुसार 5 नहीं हुई अभी। दो 2034 पाँच हो तक गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्किप कीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 2034 तक? ठीक है, तो 9 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.7 है, तो ये अप्रोक्स में 5 के आसपास होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये बहुत पहले का है, लेकिन 5 हो कुछ गया। कुछ जो डाटा जो है ना, कुछ जो डाटा है, कुछ जो रेटिंग एजेंसी कह लीजिए जो इस तरह की डाटा है, तो बहुत में 5 भी बताया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान सरकार द्वारा किए गए निर्णयों तथा आरबीआई की नीतियों से अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभ हुआ है। इन निर्णयों की आपूर्ति श्रृंखला को सुधारना, सामाजिक सुधार, कारपोरेट टैक्स को घटाना, जीएसटी को लागू करना इत्यादि शामिल है। अगले 5 वर्षों में बीएसई सेंसेक्स समझ रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज। 12 से 15% की वृद्धि की संभावना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये किसने ये रिपोर्ट जारी की है? इसे 2034 तक भारत की अर्थव्यवस्था मतलब 10 वर्षों के बाद अभी से 9 ट्रिलियन की हो जाएगी, तो मॉर्गन स्टैनली ने। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना। ये अमेरिकी एक कंपनी है सर शायद। हाँ बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली जो अमेरिकन बैंक भी है मॉर्गन के नाम से। ठीक है, बहुत बड़ी बैंक है मॉर्गन करके, कुछ अमेरिकन बैंक है ना मॉर्गन करके, जेपी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन करके। अब देखेंगे वर्ष 2023 में भारत शीर्ष 5 रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में शामिल है। रेमिटेंस क्या होता है?
तो रेमिटेंस की बात करेंगे, बाहर जो लोग जो काम करने जो जाते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है, वहां से जो कमा कर जो पैसा वगैरह जो देते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बड़ा कुछ अच्छा कहते हैं, भूल रहा हूँ, उत्प्रेषण नहीं, प्रेषण, प्रेषण, प्रेषण आई थिंक कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। ठीक है, तो 2023 तक भारत ने 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया है, ठीक है। और इस अवधि में मैक्सिको के द्वारा प्राप्त जो था 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर रेमिटेंस का लगभग दोगुना है। मैक्सिको की बात करेंगे ना, तो मैक्सिको की बात करेंगे तो ध्यान रखेगा इसको लगभग 66 मिला है, उसके अप्रोक्स भारत जो है दोगुना है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम अमेरिकी डॉलर की राशि रेमिटेंस के रूप में प्राप्त करने वाला 5 देशों में भारत पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे कौन है, मैक्सिको है। फिलीपींस की बात करें चौथे पे, पाकिस्तान की बात करें 5वें नंबर पे है। संयुक्त अरब अमीरात से भारत को प्राप्त होने वाला रेमिटेंस का 18% है, ठीक है। तो भारत सबसे पहले नंबर पे है और सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमको कहां से आता है, कहां से आता है, तो आपको यूएई से आता है, ठीक है। देन सऊदी अरब है, फिर कुवैत है, फिर ओमान है, फिर कतर है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपको इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक कीजिएगा सर, हमको लगता है यूएस से सबसे ज्यादा आता है। सिंगापुर, यूएस, सबसे ज्यादा यूएस से आता है। सिंगापुर तो नहीं होगा, सिंगापुर एफडीआई में सबसे ज्यादा होता है, देख लीजिए इसमें तो यूएई दिया हुआ है, ठीक है, 18% यूएई दिया। यूएसए का कितना है वो भी आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे तो यूएई दिया हुआ है। एक मिनट, मैं नहीं इस पर कुछ कमेंट कर सकता। विश्व बैंक के अनुसार भारत को प्राप्त होने रेमिटेंस में इस वर्ष 3.7% की वृद्धि देखी गई। अमेरिका रेमिटेंस से होने वाली वृद्धि या अमेरिकी रेमिटेंस में होने वाली वृद्धि की बात करेंगे तो 3.7% जो है 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर को इंगित करता है। और 2025 में ये फिर बढ़कर 4% से 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी, ठीक है। अब भारत में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो क्या बताओगे, किस राज्य में सबसे अधिक रेमिटेंस आता है? केरला, केरला में आता है, ठीक है, नहीं केरल, ठीक है। और एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस की बात करें इसमें यूएई दिया हुआ है, आप लोग इसमें डाटा को एक बार करेक्ट कर लो। बिहार में सर कौन सा जिला सबसे ज्यादा सिवान रेमिटेंस? होना चाहिए बिहार में, सिवान से बहुत लोग जाते हैं बाहर काम करने, सिवान ही होगा। गोपालगंज सर से दिया हुआ है कहीं। गोपालगंज। देख लीजिए, बहुत पहले सिवान पढ़ा था, अब मे भी कहीं चेंज हो गया होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए बिहार में रेमिटेंस सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, और टोटल रेमिटेंस की बात करें हम लोग टॉप पे है, यूएसए सर, यूएसए है। यूएसए सबसे ज्यादा इंडिया में यूएसए से आता है। ये सर यूएसए है, 23% ऑफ टोटल आता है इंडिया में। 18% इसमें संयुक्त अरब अमीरात दिया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है दूसरे नंबर पे हो। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना मिनी रत्न कंपनी बन गई, ठीक है। तो केंद्रीय जिसके सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, जिसको हम लोग CEAL भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपनी स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान मिनी रत्न का उपाधि धारण की। स्वर्ण जयंती कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष पूरा करने पर स्वर्ण जयंती मनाते हैं, गोल्डन जुबली? 100 years होगा। ठीक है, कितने वर्ष होता है गोल्डन जुबली? 50 वर्ष होता है, ठीक है, नहीं 50, गोल्डन जुबली 50 साल, ठीक है। सिल्वर जुबली का होता है, और क्या सिल्वर जुबली 25। सिल्वर 25 पे होता होगा, डायमंड होता होगा आई थिंक 100 पे, लेकिन गोल्डन 50 पे होता है, ठीक है। अब महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, 3 प्रकार की कैटेगरी है हमारे, है ना। एक महारत्न है, एक मिनी रत्न है, और एक है नवरत्न। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को होने वाले लाभ और नेटवर्क के अनुसार इसको बांटते कैसे है, इसको एक प्रॉफिट साल में कितना कमा रही है और इसका टर्नओवर कितना है, इसी के अनुसार महारत्न नवरत्न के कैटेगरी में बांटा गया है। अब मिनी रत्न की बात करें, उसका 2 कैटेगरी है, मिनी रत्न जो देख रहे हैं उसके 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मिनी रत्न श्रेणी 1 होता है, ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो विगत 3 वर्षों निरंतर लाभ अर्जित किया हो, ठीक है, मतलब 3 वर्षों में कंटिन्यूस को लाभ हो रहा हो, विगत 3 वर्षों में कम से कम करपूर मतलब टैक्स देने के बाद 30 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित किया हो और इसका सकारात्मक इसका निवल मूल्य हो, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन होने चाहिए। इसका जो कैटेगरी 2 क्या है, तो विगत 3 वर्षों में ध्यान में रखना ये भी लाभ के स्थिति में हो, इसका भी मतलब सकारात्मक निवल वे होना आय होना चाहिए, और साथ में और नहीं दिया क्या, इतना ही है।
टर्नओवर इसका नहीं दिया है, मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, मिनी रत्न से पहले क्या होता है, तो नवरत्न होता है। नवरत्न से पहले क्या होता है, महारत्न होता है। महारत्न तीनों को बांटते कैसे है, तो नेटवर्थ से बांटते हैं और साथ में देखते हैं इनका प्रॉफिट वगैरह क्या हो रहा है, टर्नओवर। ठीक है। टर्नओवर मेनली, ठीक है। आरबीआई ने शुरू किया ग्लोबल हार्बिंजर, ठीक है। ग्लोबल हार्बिंजर की बात करें 2024 आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। इसके पर्पस क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी का सामना करने के लिए तीसरे वैश्विक हार्बिंजर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आरंभ किया है। इस कदम का लक्ष्य क्या है, वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी का पूर्वानुमान करने, पता लगाने तथा इसे रोकने के लिए नॉन मेसिव तकनीक मतलब न्यू टेक्नोलॉजी और उसके जो समाधान जो होते हैं उस पर काम करना। मतलब वास्तविक समय में, मतलब जिस समय धोखाधड़ी हुआ उसी वक्त, तो रियल टाइम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 12 बजे कहीं पे घटना होती है तो मतलब उसी के आसपास मतलब चीजों को मतलब क्या करना है, सॉल्व करना है। इसलिए हार्बिंजर 2024 का लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखना जो फाइनेंशियल जो धोखाधड़ी होता है, चीटिंग होता है, उसको मतलब सॉल्व करने के लिए आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस हैकाथॉन होना चाहिए में दो मुख्य विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया, शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांग के लिए अनुकूल बनाना है, ठीक है। दो चीज इसमें ध्यान में रखा गया है। और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, ये जो अभी आरबीआई के द्वारा पोर्टल को लॉन्च किया गया था जो कि लवारिस धन का पता लगा के लोगों को सौंपेगी, वो कौन सा पोर्टल था? ऑप्शन दीजिए। प्रहार, मुझे खुद नहीं याद है सर, प्रवाह, उद्गम पोर्टल था क्या? प्रवाह करके, उद्गम, हाँ कुछ ऐसी था सर, प्रवाह उद्गम करके। सीधे उद्गम होना चाहिए तो, ठीक है। उद्गम पोर्टल ही था ना वो? उद्गम ही था सर, या तो प्रवाह था या तो उद्गम था। प्रभास तो नहीं था, उद्गम ही होना चाहिए, वो चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, ब्रिटेन में गिरवी रखा 100 टन सोना भारत जो है वापस ले आया है। अब बोलेगा सर ब्रिटेन में सोना हमारा कैसे चला गया, तो देखिए ब्रिटेन के पास ना सोना को रखने के लिए बहुत ही सुरक्षित माहौल जो है वहां पे उत्पन्न है। तो भारत ही नहीं, दुनिया का बहुत सारा देश जो है सोना वहां पे रखता है, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ नीति निकल कर आई है जिससे मतलब यूरोपियन राष्ट्र के ऊपर थोड़ा सा जिम्मेवारी का अभाव देखा गया है। अब बोलोगे सर कैसे जिम्मेवारी का अभाव देखा गया, तो रसिया का भी बहुत कुछ ब्रिटेन में था, अमेरिका में था, लेकिन उसने सब कुछ को क्या सील किया, कर सीज लिया कर है। दिया। हाँ, तो हो सकता है प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, हम उस देश के चीजों को इग्नोर करते हैं, तो हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा किया जाए। तो धीरे धीरे सरकार कोशिश ये कर रही है हमारे जो भी चीजें बाहर में जो है जो कि रखे हुए उन सबको अपने यहाँ मतलब लाने की हम कोशिश करें। यार 100 टन सोना अगर ब्रिटेन में रखे तो जाहिर सी बात है पैसा भी तो देना पड़ता होगा। तो दो तीन चीजें होगी, एक तो सामान हमारा अपना मेरे पास आ गया, और दूसरा चीज ये है, इसे आप ध्यान में रखोगे, जो रेंट वगैरह जो देना पड़ता था उनसे भी मतलब मुक्ति मिलेगी। कहाँ पे रखा था हम लोगों ने सोना, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखे अपने स्वर्ण भंडार से 100 टन सोना वापस देश की तिजोरी में लाने में सफलता पाई है। 1991 के बाद ये सोने का सबसे बड़ा हस्तांतरण है, ठीक है। इससे इससे देश का कुल स्वर्ण भंडार ध्यान में रखेंगे 882 टन हो गया। ये 1991 में हम लोगों ने इसलिए नहीं किया था, जैसे अभी पहले बात भी किया था, उस समय हमारे पास ना विश्व व्यापार करने के लिए बिल्कुल हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं था, तो हम लोगों ने सोना को गिरवी रखा था, ठीक है। 1991 में सोना को गिरवी रखा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में सोना रिजर्व बैंक की पुरानी बिल्डिंग मुंबई के मिंट रोड पर और नागपुर में आरबीआई की तिजोरी में रखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक 500 टन सोना बाहर के देशों में तथा 300 टन भारत में रखता था, ठीक है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, 500 टन सोना जो था बाहर के देशों में रखता था और 300 टन भारत में रखता था। 100 टन सोने की इस, ठीक है, हस्तीकरण से स्वर्ण भंडार का वितरण अब देश और विदेश के बराबर हो गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, भारत 100 टन टेना वापस लेकर आ रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा ये काफी ज्यादा हो गया। भारत में स्वर्ण भंडार कितना हो गया, 400 टन, और विदेशों में भारत का स्वर्ण भंडार कितना हो गया, 400 टन हो गया। मतलब 500 टन बाहर में था, 300 टन भारत में था, 100 टन फिर हम लेकर आए, ठीक है। तो भारत में मेरा 400 टन और यहाँ पे भारत में भी बाहर में भी कितना हो गया, मेरा 400 टन, मतलब बराबर बराबर हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिश किया जा रहा है सारा सोना जो है भारत में ही आके मतलब क्या किया जाए, रखा जाए, ठीक है। तो आपसे इसमें इंपोर्टेंट क्या प्रश्न पहले, कहां से भारत सोना लेकर आई है, किस बैंक में रखा हुआ था, तो बैंक ऑफ फ्रांस में या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कहां पर रखा हुआ था?
बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, रहने दूं क्या इसको, करे दिए सर। खत्म कर दें? खत्म कर दीजिए सर। तो होगा सर, खत्म कर दीजिए। मजा आ खत्म रहा कर है? दीजिए सर। हाँ ठीक ठीक लग है, रहा है सर। ठीक है। सरकार द्वारा अवकाश प्राप्ति में मृत्यु ग्रेचुइटी सीमा में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अवकाश प्राप्ति मतलब रिटायरमेंट, अब मृत्यु का मतलब आप लोग समझते हो, उसकी ग्रेचुइटी सीमा में क्या की गई है, वृद्धि की गई। सरकार ने अवकाश प्राप्त ग्रेचुइटी तथा मृत्यु ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर मतलब कितना कर दिया, 25 लाख रुपया कर दिया गया। लाभ होगा इससे, यह संशोधन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से रखता है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो जाहिर सी बात केंद्रीय कर्मचारी को लाभ मिलेगा, जो कार्मिक जनता शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये सब के सब कार्मिक जनता और शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा अधीन होता है। इसके हेड कौन होता है इसके, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम पर्सनल, मिनिस्टर। हाँ, पीएम साहब होता है। ठीक है, इस पीएम। मंत्रालय के अधीन आईएएस भी इसी मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, समझ गए, आईएएस जो आते हैं इसी मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, इसके हेड जो होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। तो यहाँ पे सरकार द्वारा अवकाश प्राप्त में मृत्यु ग्रेचुइटी की सीमा में वृद्धि की, कितना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 से ठीक है, 25। 20 से 25 किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव होगा। ग्रेचुइटी होता क्या है, ठीक है, ग्रेचुइटी नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता, नियोक्ता मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो संस्था आपको जॉब देती है, जैसे रेलवे क्या है, नियोक्ता है। ठीक है, तो रेलवे क्या करेगी, वो नियोक्ता हो गया, द्वारा कर्मचारियों को लगातार 5 वर्षों या से अधिक समय तक सेवा देने के लिए दिया जाने वाला एक सुपर सुपरिभाषित लाभ योजना है। ठीक है, तो आप जो 5 वर्ष तक अगर आप कंटिन्यू अगर किसी नियोक्ता को आप सर्विस देते, जैसे रेलवे में कोई सर्व कर रहा है, कोई बैंक में कर रहा है, तो वहां पे मतलब 5 वर्षों के बाद एक लाभ आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, जो कि कितना है, पहले 20 लाख रुपया मिलती थी, अब 25 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, सिंगापुर की बात करेंगे तो हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा एफडीआई जो था यहीं से आया है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना था। बाद 2023-24 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश कहाँ से आया, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। पूछा भी था, आई थिंक 69 या 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आया है, पूछा था ना क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। एफडीआई को लेकर बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछता है, आपको याद कर लीजिएगा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का, हाँ, ये पूछा था किस राज्य को सबसे ज्यादा, किस एफडीआई किसको मिला, गुजरात, केरल वगैरह कुछ ऑप्शन उन लोगों ने दे रखा था। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, कर्नाटका भी, हाँ, गुजरात ऐसा ही में कुछ से। दे रखा था। हाँ, उसका आंसर आई थिंक गुजरात ही लिया था। भी गुजरात 3 में। हाँ, उसी में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में हमेशा वो होता है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के इस दौर में देश में विदेशी पूंजी के आगमन में 3.5% की कमी आई है। सिंगापुर से प्राप्त एफडीआई में भी 31.55% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, इतना कमी आने के बावजूद भी लगातार 18-19 से सिंगापुर भारत में ऐसे निवेशकों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। ठीक है, सिंगापुर का हिस्ट्री जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो एक ऐसा देश है जिसको जबरदस्ती आज़ादी दी गई, वो आज़ादी लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसको जबरदस्ती ना किसी देश से इसको निकाल के बाहर किया गया, नहीं नहीं रखेंगे तुमको। ठीक है, तो इस टाइप की हिस्ट्री सिंगापुर की है। ठीक है, ये बेचारा मलेशिया में शामिल होने का बहुत कोशिश किया। ठीक है, लेकिन इसका कानून बहुत लिबरल था। ठीक है, तो ये अपने यहाँ ना लिबरल कानून को लागू करना चाहता था। अब मलेशिया जो था पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र है, तो वो चाहता था अपने कठोर कानून का लागू, इस वजह से विवाद हो गया। तो सिंगापुर चाहता था मलेशिया के साथ रहे, लेकिन मलेशिया ने इसको जबरदस्ती सिंगापुर को बाहर निकाला। ठीक है, तो इसका इतिहास थोड़ा बहुत अजीब सा है, मतलब लोग स्वतंत्र होना चाहता था लेकिन एक गुलाम होना चाहता था। इसका इतिहास जाइएगा, सिंगापुर का हिस्ट्री ना, फ्रीडम हिस्ट्री, बड़ा हंसी लगेगी। मैं भी एक दिन पढ़ा था, तो गजब देश है भाई ये। और उसके बाद जो इसने डेवलप किया, ठीक है, इतना डेवलप ये किया, पहला ये सिंगापुर का पोर्ट जो है ट्रेड फ्री, वहां से किसी भी इसके डेवलपिंग करने का सबसे बड़ा रीजन था ना, यहाँ से कोई भी व्यापारिक जो शिप वगैरह गुजरता था, ट्रेड 0%, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, इसलिए व्यापार हब बन गया। बहुत इंटरेस्टिंग इसका हिस्ट्री, आप लोग पढ़िएगा। और इंडिया में वित्तीय सर जो व्यवस्था, वादा वन बन रहा है वो पोर्ट टू पोर्ट ऐसे ट्रांसफर करते हैं ना, वो केवल सिंगल पोर्ट, मतलब सिंगल पोर्ट था केवल वहां पे सिंगापुर में, एशिया पैसिफिक में। हाँ बिल्कुल ठीक है। सिंगापुर का जो पोर्ट जो है ना, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दुनिया के बहुत सारे पोर्ट पे सेट किया जाता है। किसी भी पोर्ट को डेवलप करना है तो सिंगापुर पोर्ट का जो मॉडल जो है उसको अपना सकती है। ठीक है, बहुत साल तक वहां से किसी भी शिप को जाने के लिए
किसी भी प्रकार के टैक्सेस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। और जहां पर भी अगर शिप जो वहां पे होल्ड करती थी, रुकती थी, तो जाहिर सी बात है रुकेगी तो भाई ऐसा ही तो काम नहीं, का बहुत सारा गतिविधि का केंद्र होता था, बहुत सारा सामान वगैरह ये सब खरीद बिक्री की जाती थी। इसी वजह से सिंगापुर जो था बहुत सारी डेवलप हुआ अपने लिबरल लॉ की वजह से। ऐसे भी सिंगापुर में जीरो टैक्सेशन है, मतलब सर बाकी देश लोकेशन भी तो हाँ इम्पोर्टेंट था ना, मलक्का स्टेट के पास में, इसलिए भी तो। हाँ, तो वहां पे जाके शिप को रुकना पड़ता था, ये भी था। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएससीसी की औपबंधिक अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 8.2% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो जीडीपी में 8.2% की दर से जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है, देखी गई है। ये 22-23 में 7% था, ठीक है। और ये 60-61 के बाद ये 9वीं बार है जब भारत के जीडीपी का वित्तीय वर्ष में 8% या उससे अधिक दर से वृद्धि आपको देखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक 23-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन ये बढ़कर कितना हो गया? 8.2%, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन भारत का जीडीपी ऐसा होना 13%, 14% होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। चाइना का 13%, 14% से भी बढ़ा था, अब नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक समय पर उसका 13%, 14% से भी ज्यादा मतलब गया था, ठीक है। तो हमारा भी जीडीपी कम से कम कुछ वर्षों तक, 3-4 वर्षों तक 10%, 12% अगर रहता है तो निकलने में काफी सोल्व। जैसे हमारा क्या, मान लीजिए $5 ट्रिलियन ही हम लोग अपना इकोनॉमिक को मानकर चलते हैं, चाइना के $30 ट्रिलियन प्लस है। तो समझ रहे कब तक हम उसको टच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। $30 ट्रिलियन है, हम अपना 5 मानते हैं जो कि आई थिंक पूरा है भी नहीं है, उसका $30 ट्रिलियन है, ठीक है, सोच सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेजर है उसका सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भारत चौथे स्थान पे आ गया, ठीक है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट वो शेयर बाजार वगैरह नहीं होता है, ठीक है, उसमें भारत जो है चौथा नंबर पे आ गया है। तो भारत किसको छोड़ के हम लोग चौथे नंबर पे, हांगकांग के पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पे पहुंचे हैं। तो भारत इक्विटी मार्केट में एक बार पुनः हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, इसमें हम लोग चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो पहला नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे आपका ध्यान में रखेंगे और अमेरिका, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे आई थिंक जापान है, चौथा पे शायद हम लोग है, नहीं सही बताया ना? तीसरा पे जापान ही है ना, ठीक है, और चौथा पे भारत, पांचवा पे हांगकांग। यह वैश्विक बाजार रैंकिंग की ओर इशारा करता है, साथ ही इसे भारत की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था में निवेशकों के बढ़ते विकास पे प्रकाश डालता है। देखिए दुनिया का बहुत सारा जो फंड जो होता है ना भारत में लगती है। आप बोलोगे सर फंड कैसे? जैसे आप इसमें बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार आपको पेंशन वगैरह ये सब देती है आफ्टर योर रिटायरमेंट, ठीक है। तो बहुत सारा देश का पेंशन का पैसा हमारे यहाँ लगा हुआ है। जैसे कनाडा की गवर्नमेंट पेंशन का पैसा लगाई हुई है, ठीक है, यूएसए के गवर्नमेंट आपका पेंशन का पैसा लगाई हुई है, ठीक है। क्योंकि सरकार जो रिटायरमेंट के समय को 50 लाख, 1 करोड़ पैसा जो दे देती है वो आपका उतना बनता थोड़ी ना, सरकार उस पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। उसी तरह विभिन्न देशों का जो पैसा जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा जो होता है, जो कि आपके सैलरी से ही कटता है थोड़ा बहुत, जो कि आगे चल के आपको मिलता है, उस पैसा को सरकार क्या करती है ना, मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो यूएसए की गवर्नमेंट भी की हुई है, कैनेडियन गवर्नमेंट भी की हुई है, ठीक है। तो कनाडा के साथ जब हमारा संबंध खराब हो गया था, तो लग रहा था कैनेडियन गवर्नमेंट पैसा निकाल ना ले, ठीक है, लेकिन वो उतना मूर्ख है नहीं, ठीक है, उसने पैसा निकाले नहीं, ठीक है। तो उसने पैसा नहीं, एनपीएस यूएसए आर्मी का जो पेंशन फंड है ना भारत में इन्वेस्ट है, ठीक है। तो ये लगभग, ये ऐसा नहीं सारा भारत में ही 4%, 5% भारत में रखा, 4%, 5% चाइना में रखा, कुछ अपने देश में रखा, किसी तीसरे देश में रखा। इंटरेस्ट अच्छा तो है हाँ इंडिया में, बिल्कुल, तो इसीलिए। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है ना, काफी अधिक, हाँ ये सब अगर पैसा निकालेंगे तो काफी अधिक वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में एनपीएस काफी वाला प्रॉफिट। क्या? एनपीएस वाला जो होता है पैसा, वो मार्केट के अधीन होता है सर, वो हाँ बिल्कुल, जो एनपीएस का जो, एनपीएस। हाँ वो गवर्नमेंट जो करते हैं 2-3 तरह से पैसा लगाती है। एक में तो काफी राइज वाला में लगाती है, एक जो लगाती है काफी सेफ में लगाती है। जैसे हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें ना निफ्टी 50 फंड होता है, तो किसी में 100 कंपनियां होती है, किसी में 500 कंपनियां होती है। तो उसमें हम लोग डालते थे लॉन्ग टर्म में। आप लोग भी आगे चल के या फिर अभी भी आप स्मॉल लोग कैप, करते होंगे, मीडियम कैप स्मॉल और कैप, लार्ज मिड कैप कैप। करके होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग भी करते, बहुत लोग करते हैं, जिसको हम लोग एसआईपी में कुछ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 करके आप लोग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हो, काफी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब अभी से अगर मान लीजिए 5,000 रुपया भी अगर मंथ में अगर डाल रहे हो उसमें, अगर 5-7 साल भी डाल के अगर छोड़ दीजिए, अगर 30 साल के लिए छोड़ देते 20 साल के बाद, तो लगभग 50 लाख, एक 60 लाख के करोड़ आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है।
हाँ अप्रोक्स। दो दो हजार पे हो जाता है सर, कितना ज्यादा? हाँ बिल्कुल, तो करना चाहिए, ठीक है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग मिलता है और आपकी भी अर्थव्यवस्था आगे चल के ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो 2023-24 में नीदरलैंड भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया। नीदरलैंड को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, डच भी कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, हम लोग तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बना है। ठीक है, तो संयुक्त अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात के पश्चात नीदरलैंड भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है। भारत का नीदरलैंड के साथ व्यापार अधिशेष वित्तीय वर्ष में, ठीक है, मतलब ये इनके साथ व्यापार अधिशेष, डेट मीन्स हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रॉफिट भी किसके साथ हम लोग रहते हैं, ट्रेड करते हैं, तो यूएसए के साथ। यूएस जैसे के हमारा साथ। यूएई के साथ भी अब तीसरा नंबर पे कौन बन गया, तो नीदरलैंड बन गया। ठीक है, बिल्कुल। भारत नीदरलैंड को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, भारत नीदरलैंड को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली के सामान, रासायनिक पदार्थ, फार्मास्यूटिकल का निर्यात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के डाटा के अनुसार भारत के मार्केट मर्केंडाइज शिपमेंट में 3% की भी कमी आएगी। ठीक है, तो हमको इतना नहीं ध्यान रखना। तीसरा वाला सबसे ट्रेड के दृष्टि से अगर बात करेंगे, नीदरलैंड तीसरा सबसे बड़ा हमारा क्या बन गया है, निर्यात गंतव्य बन गया, जिसको हम लोग बहुत अधिक एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया एक्जिम बैंक का कार्यालय नैरोबी में खुल गया। ठीक है, तो इंडिया एक्जिम बैंक का कार्यालय कहाँ पे खुला, नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है, ठीक है, तो केन्या की राजधानी है। सर ठीक है, माइंस वाला छोड़ दिए क्या? माइंस एक्सट्रैक्शन माइंस कहाँ है, इंग्लिश वाले इंडिया में, एक्सिस हिंदी बैंक वाले के में। ऊपर है। इंडिया एक्सिस बैंक के ऊपर तो नीदरलैंड है। हाँ इंग्लिश वाले में है सर, 2-3 और टॉपिक इंग्लिश वाले में, ऐसे ठीक इधर है, तो उधर कर लेंगे हम लोग इंग्लिश से कर लेंगे, पहले इसको करता हूँ। ठीक है, इंडिया एक्जिम बैंक के ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नैरोबी में अपना कार्यालय खोला है। ये ध्यान रखें, एक्जिम बैंक जो होता है मुख्यतः क्या होता है, ठीक है, इसको ने बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्जिम का मतलब क्या होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ध्यान रखेंगे, बैंक होता है। ठीक है, ई एक्सपोर्ट 1982 में खुला था। एक्सपोर्ट, आई एम फॉर इम्पोर्ट। ने केन्या में नैरोबी में अपना ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्थापित किया। इस कदम के पीछे उद्देश्य क्या है, संसाधन संपन्न जनसंख्या की दृष्टि से युवा महाद्वीप पूर्वी अफ्रीका में भारत के अपने व्यापार व्यवसाय को विस्तारित किया। युवा महाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई साहब ये अभी ना एकदम युवा पीढ़ी में, इसका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत अधिक मतलब विकास होने की संभावना है अफ्रीकन में। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट क्या है, जीरो है। तो भारत भी अपना पैठ जो है से अफ्रीकन महाद्वीप में पसार रहा है। जैसे एशिया के क्षेत्र में तो हम पिछड़ गए, चाइना ने पूरी तरीके से अपना जाल बिछा दिया ना एशिया में, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। चाइना तो ये चाइना वहां भी बिछा दिया है सर। वहां तो बिछा दिया, लेकिन हम लोग भी कर रहे हैं, हम जिबूती लोग से भी, लेके पूरा वो कैप्चर कर लिया है हाँ चाइना पहले। कर रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी इसमें अपने स्तर से कोशिश करें। चाइना की तरह तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग वी आर ट्राइंग बेस्ट। चलिए, तो ये इसकी स्थापना की बात एक्जिम का आई थिंक 1982 में हुआ था क्या, यस सर, एक्सपोर्ट 1982 इंपोर्ट बैंक। और ठीक है, इसको हेडक्वार्टर आपको याद मुंबई था। रखिए। हाँ, मुंबई में। हेडक्वार्टर इसकी मुंबई है। ठीक है, भारत में पूर्वी अफ्रीका के मध्य व्यापार, हमारा व्यापार कितना है पूर्वी अफ्रीका के साथ, तो पिछले दशक में भारत में पूर्वी अफ्रीका के मध्य व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। 2013 में दोनों के बीच का व्यापार था 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि मतलब 2022 में 12.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पूर्वी अफ्रीका भारत को 2013 में 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य का निर्यात किया, 2022 में ये 9.4। ठीक है, तो मतलब निर्यात भी बढ़ रहा है और आयात भी बढ़ रहा है, दोनों को दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड नीलामी रद्द कर दी गई है। आरबीआई पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी को रद्द किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्यों किया गया, क्योंकि व्यापारी ग्रीनियन देने के लिए तैयार नहीं थे। ग्रीनियन का तात्पर्य प्रीमियम निवेशकों से जो ग्रीन बॉन्ड्स के साधारणीय प्रभाव हेतु उनमें निवेश करने के इच्छुक होते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स द्वारा एकत्रित की गई राशि सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है। इसके पीछे लक्ष्य होता है अर्थव्यवस्था के कार्बन फुटप्रिंट को घटाना। ठीक है, तो कितने वर्षीय ग्रीन बॉन्ड को आरबीआई ने रद्द कर दिया है, 10 वर्षीय। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे अडानी बंदरगाह वैश्विक पहुंच का विस्तार हो गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई अगर एक्सपेंशन कर रहा है तो एक इडुटेरिया कर रही है, दूसरा अडानी कर रही है। ठीक है, रखना है। ठीक है, ये दोनों का एक्सपेंशन जो है ब्रिटिश एम्पायर के बाद काफी हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे पहुंच गया है, इसके खिलाफ ना बहुत सारे देश में ना वो भी होना शुरू हो गया है, क्या बोलते हैं इसका,
हाँ, इसका अफ्रीका विरोध में जो है भी, ना से ऑस्ट्रेलिया बड़े में। व्यापक पैमाने पर, जैसे ब्रिटिश का विरोध होता है ना सब जगह, उसी तरह इसका भी हो रहा है। कहाँ कहाँ पहुंच गया ये अफ्रीकन देश, छोटा छोटा अफ्रीकन देश सब में घुस गया है, ठीक है। तो अडानी बंदरगाह ने दार उल सलाम बंदरगाह पे, ठीक है, देखिए तंजानिया पहुंच गया है, ठीक है। तो दार उस सलाम बंदरगाह पर तंजानिया प्राधिकरण के साथ 30 वर्षीय कटौती समझौता किया है, ठीक है। अडानी बंदरगाह एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र के दार उस सलाम बंदरगाह पे कंटेनर टर्मिनल 2 को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण 30 वर्षीय कटौती समझौता तंजानिया के बंदरगाह प्राधिकरण के साथ किया। तो जाहिर सी बात है, इसमें भारत की तरफ से ये संधि तो होता है, ध्यान में रखिएगा। कभी भी भारत की कोई कंपनी अगर किसी देश के साथ संधि करेगी, उसमें देश का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन सरकार और सरकार के बीच में कभी भी संधि नहीं होती है, ठीक है। भारत की कोई कंपनी इन्वॉल्व होगी और वहां की कोई संस्था इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो ये तंजानिया से जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन है, तो ध्यान में, तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण, तंजानिया क्या बोलेंगे इसको यार, बंदरगाह को क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट पोर्ट अथॉरिटी। ऑथोरिटी। 30 साल का है। ये बंदरगाह कौन सा, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट, दार उस सलाम बंदरगाह। क्या नाम है इस बंदरगाह का, दार उस सलाम बंदरगाह है, ठीक है। दार उस सलाम। ठीक है, इस ध्यान में रखेगा। और ये APZEG इसका मतलब होता है ना, ठीक है, अडानी बंदरगाह, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। APSEZ का मतलब क्या होता है, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के क्षेत्र में तीसरा वेंचर है। इस यह भारतीय तटों से के परे रणनीतिक विस्तार को भी दर्शाता है, मतलब इनका एक्सपेंशन जो है भारत से बाहर में भी हो रहा है। मालदीव रुपया को, नट रुपया, इस रुपया रुपया को समृद्ध करने के लिए मालदीवियन की निगाह में भारतीय रुपए सेवा पर मालदीव सरकार के कहना है कि नई दिल्ली आयात भुगतानों को भारतीय रुपए में करने के लिए समर्थन 100 सहयोग प्रदान करेगी। वर्तमान मालदीव का भारत में आयात 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। मालदीव से आयात कितना है, कितना आयात करते हैं, 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत एवं चीन दोनों देशों ने मालदीव के साथ स्थानीय मुद्दा में द्विपक्षीय व्यापार की सहमति दी है। मतलब भारत भी कर सकता है किसमें, रुपए और रुपया में, ठीक है। मालदीव हमको रुपया देगा, मालदीव को हम रुपए देंगे। रुपया। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपया का, ठीक है, प्रयोग बढ़ेगा। तो मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है, डी डॉलराइजेशन, ठीक है। समझ रहे ना, एक बार पाउंड, एक समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय चल रही थी, उससे पहले पाउंड का विश्व में उसी तरीके से बोलबाला था। फिर डॉलर ने इसका स्थान उठा लिया, और डॉलर को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान किस रूप में मिली, तो खाड़ी देशों में को ये बोला गया से भाई साहब तुम अपना तेल किस में बेचो, डॉलर में बेचो, ठीक है। उन पर प्रेशर बनाया गया, ठीक है। और तेल बेचने के लिए मुख्यतः डॉलर का प्रयोग होता था, तेल सबका चाहिए था, इसलिए डॉलर जो था अपना एक प्रभुत्व बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो इंडियन करेंसी भी, ठीक है, रशियन रूबल की बात करेंगे, और स्पेशली चाइनीज के रेमबेबी की बात करेंगे, तो ये अपना एक प्रभुत्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब लोकल करेंसी में लोग ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मतलब किसी भी तरीके से अमेरिकन डॉलर को कम किया जाए। डॉलर में स्टेबिलिटी है, बिल्कुल, हाँ ठीक है ये चीज को मानते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन कब तक आप निर्भर रहेंगे किसी देश के प्रॉपर करेंसी पे, ठीक है। एक तो उसका पेमेंट सिस्टम है, जिसको कौन सा पेमेंट सिस्टम, अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। रशिया को बेचारा बाहर कर दिया, कोई भी इंटरनेशनल पेमेंटें नहीं ले पा रहा है, ठीक है। पूरा डॉलर को आप उसका सीज कर दिए, ठीक है। देखें, रिलेशन किसी भी तरह का खराब होना चाहिए, लेकिन जो चीज मानक चीज है उस पर कभी भी वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो खराब एग्जाम्पल सेट होता है। सेक्शन लगाओ, लेकिन उसका जो चीज है उसको आप क्यों वो कर रहे हो, ठीक है। तो पूरी तरीके से खराब एग्जाम्पल रशिया सेट किया, इसीलिए बहुत सारे देश जो है इसके बीच का मार्ग अपना रहे हैं, ठीक है। डॉलर को स्किप करके उसके जगह पे लोकल करेंसी में ट्रेड हो रहा है। सारा ही कंट्री अपना एक पेमेंट सिस्टम डेवलप कर लिया, सबका अपना अपना, जो भारत का भी हो गया, बहुत सारे ब्रिक्स नेशन का, ठीक है, अलग से करेंसी चलाने की बात हो रही है, ठीक है। इसका सिंबल क्या रहेगा, आर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि जितने भी ब्रिक्स नेशन है सबका करेंसी जो था, शुरू के ब्रिक्स नेशन की बात करेंगे आर सही तो आर सही था, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर की बात करेंगे, 4th नंबर पे कौन सा है, जैसा भी मैंने थोड़ा पहले बताया, और भूल गया अभी, यूके तेरा पता है। ठीक है, यूके, ठीक है। और बात करेंगे किस संस्था ने ये किया है, 2034 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है $9 ट्रिलियन की हो जाएगी। मोदी। मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली है, मॉर्गन स्टैनली।
और एडीबी की बात करेंगे, एडीबी की बात करेंगे तो भारतीय हेल्थ सेक्टर को कितना उसने बोला है भाई साहब मैं लोन दे रहा हूँ? 170 मिलियन। बिल्कुल ठीक है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था कौन सा है, तो क्या बताएंगे? इंडिया। इंडियन इकोनॉमी।